नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और आपका मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व की क्लास में अपन संधि पढ़ रहे थे और आज हम संधि के इसी संधि के अंतर्गत ही मनुस्वार जो संधि अपन ने पढ़ी थी उसका एक बार वापस में रिवीजन करा रही हूँ। इसके बाद आगे जो है हल संधि में अपन आगे जो बची हुई संधियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए मोनुस्वार पहले क्लास में मैंने पढ़ा दिया, एक बार वापस इसका रिवीजन करा रही हूँ। मोनुस्वार मांतस्य पदस्यानुस्वार स्यात् अली, अर्थात मांत से यदि पद के अंत में स्थित मैं के पश्चात यदि कोई हल व्यंजन स्थित हो तो उस मैं के स्थान पे क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। परिस्थिति की शर्त क्या होनी चाहिए, पद का अंत होना जरूरी है। मांतस्य मैं अंत में होना जरूरी है। मांतस्य अंतस्य अंत में मैं का मैं होने पर पदस्य अनुस्वार है, पद अनुस्वार हो जाता है। शाद हली अल हल प्रत्याहार परे होने पर कि पद के अंत में स्थित मैं के पश्चात यदि कोई हल व्यंजन है तो उस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। जैसे रामम वंदे, रामम में पद के अंत में मैं है और उसके बाद हल व्यंजन वह है, तो इस एक मैं को अनुस्वार हो जाता है और रामम वंदे बनता है। इसी प्रकार जो है सत्यम नमामि में मैं का अनुस्वार हो जाता है क्योंकि आगे हल व्यंजन न है, तो सत्यम नमामि। कृष्णम नमामि में कृष्ण जो है, कृष्णम अंत में मैं है पद के अंत में, उसके बाद हल व्यंजन है, इसलिए इस मैं को भी अनुस्वार हो गया, कृष्णम नमामि। हरिम वंदे, हरिम में भी मैं जो है अंत में है और उसके बाद हल व्यंजन वह है, इसलिए इस मैं को भी जो अनुस्वार हो गया, हरिम वंदे बना। रामम वंदे में भी यही स्थिति है, मैं अंत में है और उसके बाद जो है वंदे है, इसलिए रामम के मैं को अनुस्वार आदेश हो जाता है। इस प्रकार रामम वंदे बना। तो इस प्रकार जो ये अनुस्वार संधि है, ये हल संधि के अंतर्गत अनुस्वार संधि अपन ने पढ़ ली, 8वीं संधि। अब जो है 9वीं संधि पढ़ने जा रहे हैं, वह है परसवर्ण है। परसवर्ण इसका सूत्र इस प्रकार है, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण। इसकी वृत्ति है अनुस्वारस्य ययि परे परसवर्ण स्यात्, अनुस्वारस्य ययि परे परसवर्ण स्यात्, अर्थात पदांत अनुस्वार के पश्चात, पदांत अनुस्वार के पश्चात यदि यही प्रत्यय हो, यही प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएगा, पांचों वर्गों के समस्त वर्ण और ये रल, पांचों वर्गों के समस्त वर्ण है ना, उसके बाद ये रल हो, ये यही प्रत्याहार है, ये सब वर्ण आए तो अनुस्वार को क्या हो जाएगा, उसी अक्षर का पंचम वर्ण हो जाएगा, अर्थात उसी वर्ग का जो वर्ग है उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा और यह व ल आदेश हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा उस पर, और र का कोई अनुनासिक रूप नहीं होता। यह व ल र का ऐसा रूप नहीं बनेगा क्योंकि इसका कोई अनुस्वार नहीं होता। इसी प्रकार देखिए, जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, अनुस्वार से यही परसवर्ण का मतलब कि अनुस्वार को यही प्रत्याहार हो जाता है परसवर्ण स्यात्, अगर परसवर्ण जो है उसी परसवर्ण कहते हैं उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। तो यह शाम प्लस त है, तो शा पे ये अनुस्वार है, इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का पंचम अक्षर, अर्थात इसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा, ये शांत आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, जो परे त वर्ग ना इसी वर्ग का पंचम अक्षर होगा, परे ये प्रत्याहार परे हैं तो इसी वर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, न, तो इस मैं के स्थान पे क्या हुआ, न। इसी प्रकार आगे देखिए, गुम प्लस फित, तो
ये अनुस्वार है, अनुस्वार को पंचम वर्ण होगा, लेकिन किसका होगा? जो परे, यही प्रत्याहार परे हैं, ये इसके वर्ग का ही पंचम अक्षर होगा। तो प फ ब भ म पंचम वर्ण हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुम्फित। इस अनुस्वार को म आदेश हो जाता, क्योंकि कौन सा वर्ण है? प वर्ग है, तो प वर्ग का ही पांचवा अक्षर हो जाएगा। इसी प्रकार संका है ना, तो ये अनुस्वार है। इस अनुस्वार को जो है, अनुस्वार के पश्चात यदि यही प्रत्याहार परे हो, अर्थात समस्त वर्ण यरलव हो, तो अनुस्वार को उसी वर्ग का पांचवा अक्षर तथा यह वलय हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है? कुंठित है। जैसे यह अनुस्वार है कुम पे, तो पीछे क्या है? इसके बाद ठ है, तो ये ठ डडना का वर्ग आ रहा है, इसमें यही प्रत्याहार है ये, तो ट वर्ग आ रहा है। तो इस ट वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वह कौन सा होगा? अण है, तो ये होगा कुंठित। अम प्लस चित, अंचित, तो अंचित, इसमें इस अनुस्वार को क्या होगा? च वर्ग आ रहा है, तो च वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हुआ? ज, ये हो जाएगा अंचित। इसी प्रकार कंग टणम, तो यहाँ ट वर्ग आ रहा है, तो ट वर्ग आ रहा है, इसके बाद अनुस्वार के बाद जस्ट ट वर्ग है, यही प्रत्याहार के अंतर्गत, तो इसी वर्ग का अण हो जाएगा इसमें कण टक्कणम। इसी प्रकार कम प्लस उ है, तो कम प्लस ठ है, तो यहाँ हो जाएगा ठ वर्ग है, तो इसका अण हो जाएगा तो कंठ, ऐसा बनेगा। अंग प्लस कित है, तो क वर्ग है, तो इसका ङ हो जाएगा पंचम वर्ण, अंकित है, यह रूप बनेगा। तो ये संधि समझ में आ गई आपके। अर्थात अनुस्वारस्य यानी अनुस्वार को यही प्रत्याहार परे रहने पर पर्स वर्णशात, अर्थात उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। उसी वर्ग का परस वर्ण, अर्थात उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। अनुस्वारस्य, अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के रहने पर या अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार परे होने पर पर्स वर्णशात, पर्स वर्ण अर्थात उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। तो ऐसे ये सारे उदाहरण अपन ने देख लिए। शांत, गुम्फित, संकः, कुंठितः, कुंठित, अंचितः, टंकणम, कंठ और अंकितः। इस प्रकार जो है ये रूप बने। आगे जो संधि है वह है 10वीं संधि नमुट संधि। नमुट संधि जो है ये पढ़ रहे हैं इस हल संधि के अंतर्गत नमुट संधि। इसका जो सूत्र है ये नमो ह्रस्वादचि नमुट नित्यम। बहुत सी बात परीक्षा में इसके भी बहुत उदाहरण आते हैं, तो इस संधि को भी अच्छी तरह से समझ लेना। नमो ह्रस्वादचि नमुट नित्यम। ह्रस्व इसकी वृत्ति है ह्रस्वात् परो योंगम तदंतम यत्पदम तस्मात् परस्याचौ नित्यम नमुडागम स्यात्। अर्थात जब लघु स्वर के पश्चात, स्वर कौन सा चाहिए? लघु स्वर के पश्चात क्या क्या है? न आते हो तो, तथा उनके बाद भी कोई स्वर आता है तो न को द्वित्व हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ वापस देखिए कि नमो ह्रस्वादचि नमुट नित्यम, ये इसका सूत्र है और इसकी वृत्ति है ह्रस्वात् परो योंगम तदंतम यत्पदम तस्मात् परस्या अचौ नित्यम नमुडागम स्यात्। अर्थात इसका अर्थ है कि जब लघु स्वर के पश्चात, स्वर कौन सा होना चाहिए? लघु स्वर के पश्चात न आते हो तथा उसके बाद में भी कोई स्वर आता हो, ह्रस्व स्वर आता हो, तो न को द्वित्व हो जाता है। तो उदाहरण से देखते हैं अपन यहाँ पे। ये पहला जो उदाहरण है ये है प्रत्यंग प्लस आत्मः। प्रत्यंग आत्मः, यहाँ पर प्रत्यंग में य में क्या है? य में ह्रस्व अ है और उसके बाद भी अ है, स्वर है,
तो ये जो ng आ रहा है इसको द्वित्व हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सेम वैसा का वैसा ही डबल हो जाएगा। तो शर्त क्या होनी चाहिए कि जब लघु स्वर के पश्चात ङ ना आते हो तथा उनमें उनके बाद भी कोई स्वर आता हो, स्वर कोई सा भी हो सकता है बाद में, तो लघु स्वर क्या है प्रत्यंग, फिर उसके बाद क्या है ng, उसके बाद वापस स्वर आ गया आ, तो इस ng को डबल ng हो जाएगा तो प्रत्यंगात्मा बना। इसी प्रकार सम प्लस अच्युत, तो सन में क्या है, स में लघु स्वर है और उसके बाद न है और उसके बाद वापस अ स्वर आ गया, तो इस न को द्वित्व हो जाएगा, डबल न हो जाएगा तो सन्नच्युत ऐसा बनेगा। सुगुण प्लस ईश, सुगुण में यहाँ पे ग में क्या अ है, ह्रस्व है अ और ण है आ गया, फिर इसके बाद स्वर ई आ रहा है, स्वर आ गया, कोई सा भी स्वर हो सकता है, तो इस अण को दो ण हो जाएंगे, सुगणीश ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार खादन इव में जो है, खाद में द में क्या है, ह्रस्व अ है, उसके बाद न है और वापस स्वर आ गया, तो इस न को द्वित्व हो जाएगा, खादन ऐसा बनेगा। तस्मिन एव, तस्मिन में तो तस्मिन का जो है इसमें ह्रस्व अ है और इसके बाद न और ये ए स्वर आ गया, तस्मिन एव डबल न हो जाएगा। तो इस प्रकार ये उदाहरण अपन ने इसके नमुट संधि के पढ़े कि जब लघु स्वर के पश्चात तीनों न में से कोई सा भी हो ये आए और उसके बाद भी कोई स्वर आता हो, अगर स्वर नहीं आता हो तो ये स्थिति नहीं होगी, उसके बाद भी स्वर का होना जरूरी है। जैसे आ ई ए ये स्वर है, अगर ये स्वर नहीं हो तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी। कंडीशन क्या है कि जब लघु स्वर के पश्चात ण आते हो और उसके बाद भी कोई स्वर हो तो इन न को द्वित्व हो जाता है, डबल हो जाता है। यही अनुस्वार नमुट नित्यम संधि का ये उदाहरण कहे गए हैं। आगे देखिए अपन जो है 11वीं जो संधि है हलंत संधि के अंतर 11 नंबर वाली संधि पढ़ रहे हैं, वो इस प्रकार है कि छेच संधि है। इसकी जो ये वृत्ति है वो इस प्रकार है, ह्रस्वस्य छे परे तुकागम स्यात् संहितायाम। जब लघु स्वर के पश्चात छ आता है तो वहाँ बीच में तुक का आगम हो जाएगा। ह्रस्वस्य छे परे तुक आगम स्यात् संहितायाम। ह्रस्वस्य कहते हैं ह्रस्व स्वर के पश्चात क्या हो, छ आता हो और उसके बीच में क्या होगा, तुक का आगम होगा, तुक आ जाएगा। तो उदाहरण से अपन समझेंगे इसे। शिव प्लस छाया, तो लघु जो स्वर है शिव में व में क्या है, लघु स्वर है और उसके बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है। लघु स्वर होना जरूरी है, उसके बाद छ का होना भी जरूरी है, तो बीच में क्या होगा, तुक आएगा। तो शिव के व में अ ह्रस्व है, उसके बाद छ है, तो यहाँ आ गया तुक का आगम होगा, तुक में त शेष रहेगा और स्तोष चूना चू से त को च हो जाएगा, तो शिवत छाया यह रूप बनेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद, अनु में यहाँ स्वर है ऊ छोटा, फिर उसके बाद छ आ रहा है तो यहाँ तुक का आगम होगा और तुक में क्या रहेगा, त शेष रहेगा और त उस त को च से च हो जाएगा, स्तोष चूना चू इस संधि से। इसी प्रकार विच्छेद, इसमें भी यही है, इसमें वी में ई छोटी है, उसके बाद छ आ रहा है तो तुक का आगम होगा, तुक में त शेष रहेगा और त के स्थान पे च हो जाएगा, तो विच्छेद यह रूप बनेगा। तरु छाया, तरु छाया में भी रू में ये छोटा ऊ है, उसके बाद छ आ रहा है तो तुक का आगम होगा, तुक में उक की संज्ञा होकर के त शेष रहेगा और त को च हो जाएगा, तो तत्छाया तरुच्छाया ये शब्द बनेगा। स्वच्छंद, स्वच्छंद भी छे संधि का ही उदाहरण है, तो स्व प्लस छंद व में ह्रस्व है, उसके बाद छ आ रहा है तो तुक का आगम होगा और त को च हो जाएगा, स्वच्छंद रूप बनेगा। परिच्छेद में भी यही स्थिति है, परि में ई छोटी है, उसके बाद छ है, इस छ को छ के होने के कारण तुक का आगम होगा, तुक की उक की संज्ञा तस्य लोप से लोप होके
त शेष रहेगा और त को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, तो चुना चु सूत्र से तो परिच्छेद यह रूप बनेगा। तो आज हमने जो है ये संधि हल संधि जो है यहीं पर ही पूर्ण होती है। अगली जब भी अपनी क्लास होगी वहाँ तब हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया ये हमें बताएं कमेंट करके।